36, सेक्शन 36 क्या बताता है? देखिए, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का सेक्शन नंबर 36 आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 3.27, पावर ऑफ एक्सेप्शन। अब देखिए, नॉर्मल ये बात है कि अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट को ये एक्ट एप्लीकेबल करना है तो हमने उसका प्रोविजन देखा था कि टू whom दिस एक्ट इज एप्लीकेबल। तो एक्ट एप्लीकेबल करने की बेसिक क्राइटेरिया ये थी कि कभी भी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय यहां पे रहते हैं तो। अब एम्प्लॉय के केसेस में हमने पार्ट टाइम एम्प्लॉय को भी जोड़ दिया था, बट जो एम्प्लॉयज वहां पे एक्सक्लूडेड की प्रोविजन में थे उनको एक्सक्लूड करना था। और ये भी देखना है कि सब्सिक्वेंट रिडक्शन हो जाता है या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के केसेस में, तो भी एक्ट वंस एप्लीकेबल, इट्स एप्लीकेबल। एक बार अप्लाई हुआ वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि एक्ट को अप्लाई कर देने के बाद आप उसे कॉम्प्लाई करते जाएंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं तो उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट को ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। एक और चीज वहां पे आपने देखी थी एप्लीकेबिलिटी के केस में कि अगर किसी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को उस एस्टैब्लिशमेंट को कि जहां पे 20 से ज्यादा एम्प्लॉय नहीं रहे पर उसे अगर अप्लाई करना है इस एक्ट को, उस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट इंपोज करना है, सो दे कैन पास नोटिफिकेशन इन दैट रिगार्ड्स। बट कंडीशन ये थी कि मिनिमम या फिर एटलीस्ट 10 एम्प्लॉयज तो वहां पे होने ही चाहिए, राइट? तो जब एप्लीकेबिलिटी इंपोज करने के लिए इनको नोटिफिकेशन का परमिशन था कि अगर एक्ट अप्लाई नहीं होता यू कैन अप्लाई बाय नोटिफिकेशन। तो ये एक नेगेटिव प्रोविजन है कि अगर एक्ट अप्लाई होता है पर उसमें से उस प्रोविजन उस एस्टैब्लिशमेंट को एक्सक्लूड करना है तो कैसे किया जाए। अगर वो एस्टैब्लिशमेंट कंप्लेन फाइल करता है या रिक्वेस्ट फाइल करता है कि प्लीज डू नॉट अप्लाई दिस एक्ट और प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और सो एंड सो प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट ऑन आवर एस्टैब्लिशमेंट ड्यू टू दिस रीजंस, और अगर वो जस्ट एंड इक्विटेबल है तो किसके पास ये परमिशन है, वो अथॉरिटी, और क्या प्रोसीजर होगी कि जिसके थ्रू उसे एक्सक्लूड किया जाए। तो देखते हैं क्या है सेक्शन नंबर 36 के हिसाब से। देखिए फ्रेंड्स, दो द एक्ट क्रिएट्स लायबिलिटी ऑन अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर टू पे बोनस, मिनिमम बोनस, एंड कन्फर्स अ राइट टू द वर्कमैन एज मेंशन्ड इन सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 10 में ये बताया है कि स्टैट्यूटरी राइट है, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है। आगे, the obligation and right is subject to the exemption under section 36. The appropriate, underline कर दीजिए, the appropriate government may, having regard to the financial position, underline कर दीजिए, having regard to the financial position and other relevant circumstances of establishment, and other relevant circumstances, यानी अगर किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को इस एक्ट से एक्सक्लूड करना है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सबसे पहले उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखेगी और दूसरी बात अदर फैक्टर्स को देखेगी। इन दोनों के बाद उस एस्टैब्लिशमेंट को या क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट को, देखिए आगे लिखा है कि ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एग्जेम्प्ट बाय नोटिफिकेशन, यानी इसके लिए आपको, यानी कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को क्या करना है, नोटिफिकेशन पास ऑन करना है बाय एग्जेम्प्ट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल केसेस सच एस्टैब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट फ्रॉम ऑल, अंडरलाइन कीजिए, ऑल और एनी प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ऑल और एनी प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो सबसे पहली बात यह है कि एक्सक्लूजन करने के लिए इनके पास क्या चाहिए, तो फर्स्ट वन इन्हें देखना है फाइनेंशियल कंडीशन एंड अदर फैक्टर्स, ये दोनों को कंसीडर करने के बाद इनको, यानी कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को क्या करना है, तो एक नोटिफिकेशन पास ऑन करना है। उस नोटिफिकेशन के तहत किसी भी पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट या फिर क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट को ये एग्जम्पशन मिलेगा। और एग्जम्पशन भी जो है वो भी यहां पे फ्रेंड्स देखते जाइए कि फ्रॉम एक्ट और एनी प्रोविजन
यानी कि पूरे एक्ट से आजादी मिल सकती है, या तो फिर उस एक्ट की कोई स्पेसिफिक प्रोविजन या कॉम्प्लायंस से आजादी मिलेगी, पूरे एक्ट से आजादी नहीं मिलेगी। तो ये हो सकता है। देखिए आगे, it may do so if it is of opinion that it will be not be in public interest to apply all or any of the provision of this act to such establishment or the class of establishment। यानी कि अगर appropriate government को लगता है कि it is not in public interest to apply, नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट टू अप्लाई, यानी कोई एक्ट, यानी कि ये बोनस ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अप्लाई करना ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, या उसकी कोई एक प्रोविजन अप्लाई करना ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ऐसा अगर लगता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, तो वहां पे दे कैन एक्सक्लूड फ्रॉम होल ऑफ एक्ट और एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिस्पेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। राइट, देखिए आगे, if it may exempt such establishment or class of establishment from the application of the provision of this act for the period as may be specified in notification and impose such conditions as it may thinks fit to impose। यानी कि यहां पे मैं लिख रहा हूं कि for specified period and based on conditions as it thinks fit। राइट, जो कंडीशन उन्हें ठीक लगेगी ऐसी कोई कंडीशन इंपोज करके ही या फिर ना भी करें, डिपेंड ऑन देयर केस एंड सर्कमस्टेंसेस एंड देयर माइंडसेट। तो आगे देखिए, यहां पे लिखा है कि at such period as may be specified and imposing such condition as it may think fit to impose, there are two stages of section 36। देखिए दो यहाँ पे stages है। First one, the government shall consider the financial position and other relevant circumstances of an establishment or class of establishment, और second stage है, it should be of opinion that it would not be in public interest to apply all or any of the provision of the act। यानी कि यहाँ पे देखिए तो ये दोनों कंडीशन देखी जाएगी, ये उसका फर्स्ट स्टेज है, और यहाँ पे ये डिसीजन लिया जाएगा, ये उसका सेकंड स्टेज है। राइट, तो इसके बाद ये शुरू होगा। ओके, आगे देख लीजिए, द एक्सप्रेशन फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूड्स लॉस सफर्ड बाय द एस्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेवेंट फैक्टर्स इंक्लूड्स एवरी कंसिडरेशन एज टू वेदर द वर्कमैन एंड प्रिंसिपली contributed to the financial loss of the company during the accounting year, and if bonus liability is negligible, bonus liability is what? Negligible compared to the loss suffered, the company should not be relieved of the liability to pay minimum bonus। यानी कि अगर बोनस लायबिलिटी बहुत ही कम है लॉस की कंपैरिजन में, तो इनको ये बोला जाएगा कि कुछ बात नहीं है, थोड़ा लॉस ज्यादा बेयर कर लो भैया, आपको एक्सक्लूजन, आपको ये रिलीफ जो है वो नहीं मिलेगी। राइट, आगे देखिए, if the loss sustained by the employer is not due to any misconduct on the part of the employees, the employer is liable to pay statutory minimum bonus। अब देखिए यहाँ पे जेके केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 1996 का बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है कि अगर लॉस जो हुआ है वो लॉस एम्प्लॉयर की गलती है भाई, एम्प्लॉय की गलती नहीं है, तो उनका हक क्यों उन्हें ना मिला दिया जाए, मतलब राइट, तो उनको उनका हक मिलना ही चाहिए। और उसके लिए ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था कि अगर गलती एम्प्लॉयर की है, एम्प्लॉय की गलती की वजह से लॉस नहीं हुआ है, तो जो एम्प्लॉयज है उन्हें ये राइट, जो स्टैट्यूटरी राइट है वो मिलना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम बोनस वो मिलना ही चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पे सेक्शन नंबर 38, तो अकॉर्डिंग टू 38 देखते हैं कि पावर टू मेक रूल्स। अब यहाँ पे भी पावर्स की बात है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हिसाब से जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द generality to the said rule making powers, such rules may provided for
the authority for granting permission under provision of section 213 relating to accounting year. Next, preparation of registered records and other documents and the form and manner in which registered records and documents may be maintained as per section 26. Next है आपके पास कि the power which may be exercised by inspector under 27. Next, any other matter which is to be or may be prescribed. तो इन सारी चीजों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि दे कैन मेक रूल्स और रेगुलेशंस और सच प्रोविजंस. नेक्स्ट, एवरी रूल्स made has to be laid before the House of Parliament while it is in session for a total period of 30 days. यानी 30 days के लिए जब पार्लियामेंट सेशन में होगी तब इस चेंजेस को या इन रूल को वहां पे प्रेजेंट किया जाएगा उनका अप्रूवल लेने के लिए. Which may be comprised in one session or in 2 or more successive sessions. If before the expiry of the session immediately following the session or successive session aforesaid, both the House agreed in making any modification in the rule, the modified version of rule shall be operative. यानी कि अगर सेशन खत्म होने से पहले both the houses यानी पार्लियामेंट यानी लोकसभा विधानसभा दोनों जगह पे अगर इसका अप्रूवल हो जाता है, बहाल हो जाता है, तो वहां पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा नए रूल के साथ. नेक्स्ट, सच मॉडिफिकेशन और एज द केस में बी annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule, and in other words any previously done act under the rule will remain unaffected. यानी पहले कोई और रूल था और उसमें मॉडिफिकेशन किया गया तो मॉडिफिकेशन के बेसिस पे पास्ट एक्टिविटी को रेक्टिफाई नहीं कर सकते, पास्ट एक्टिविटी को गलत नहीं कह सकते, या पास्ट एक्टिविटी जो की थी जो गलत थी उसे सही नहीं साबित कर सकते. राइट? इसका मतलब ये है कि जो प्रेजेंट रूल का मॉडिफिकेशन हो रहा है वो प्रोस्पेक्टिव पीरियड के लिए है, ना कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लिए. राइट? ये सिंपल सा लॉजिक है. नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट सेक्शन होता है इसका सेक्शन 39. तो इसमें ये बताया है इससे एप्लीकेशन ऑफ द सर्टेन लॉज बट not bad, though save as otherwise expressly provided, the provision of this act shall be in addition to and not in derogation of Industrial Dispute Act or any corresponding law relating to and settlement of industrial dispute in force in a state. This means investigation that the application of certain relevant law is not excluded. यानी कि यहाँ पे जब तक ऐसा कोई नेगेटिव सेंटेंस इस एक्ट में नहीं है तब तक जो कोई भी प्रोविजन आपको अदर एक्ट के हिसाब से कॉम्प्लाई करनी थी उन्हें आपको कॉम्प्लाई करना है, उसे कंटिन्यू रखना है. आप उसे वायोलेट नहीं कर सकते इसका हवाला देके, या फिर उसको यहाँ पे कॉम्प्लाई नहीं करना ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला गया है. जब तक ना कहा जाए तब तक अदर लॉज अदर स्टैट्यूट्स एप्लीकेबल जो होते हैं उनका कंप्लायंस आपको करना ही होगा. Right? So here we are going to conclude from our module Payment of Bonus Act.